तो आज हम देखेंगे भारत में शक्ति के साधन क्या हैं। शक्ति मतलब होता है कि जिसके द्वारा कुछ मशीनी वाला काम किया जा सके। शक्ति का अगर हम विज्ञान में देखें क्या होगा परिभाषा, तो कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। अगर ऐसे देखें, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन कार्य करने की क्षमता को जब एक निश्चित समय में आंका जाए तो उसे शक्ति कहते हैं। यानी ऊर्जा शक्ति लगभग एक जैसा है, लेकिन एक अंतर यह है कि कार्य करने की जो आपकी क्षमता है वो ऊर्जा होती है, लेकिन एक निश्चित समय में कार्य करने की जो आपकी क्षमता है वो शक्ति होती है। यानी कि द्रव्यमान और भार में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन द्रव्यमान वह है जो किसी द्रव्य का एग्जैक्ट मान है, लेकिन भार वह है जब उसके द्रव्यमान में जी यानी ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व बल यानी कि 9.8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आता है भार। यानी मनुष्य जो बोलता है कि भार है, दरअसल वो द्रव्यमान है। इसी प्रकार से शक्ति, ऊर्जा, ऊष्मा ये सब लगभग एक जैसे हैं, लेकिन बहुत ही माइन्यूट सा इसमें अंतर आ जाता है। फिर से अगर देखें तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन निश्चित समय में कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। तो ये हो गई। और जिन साधनों से शक्ति हमें प्राप्त होती है वो सारे के सारे शक्ति के साधन हैं, माध्यम है, सोर्सेज ऑफ पावर है ना, या सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम बोलें तो बात एक ही जैसी है। अब शक्ति के साधन देखें तो दो प्रकार से हो सकता है। एक ऐसे हमें शक्ति मतलब कि जिससे फैक्ट्री चल जाए, हमारे जो परिवहन के साधन हैं ये चल जाएं, है ना, बिजली चल जाए, तो ये सारे शक्ति के माध्यम से चलेंगे। तो वो शक्ति आएगी कहाँ से? या तो वो शक्ति नेचुरली रूप से हमारे पास एबेंडेंट रूप से उपस्थित हो, या हम कुछ उसका प्रोडक्शन करें। जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित है उसे क्या बोलेंगे? परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा बोल देंगे उसे। यानी ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो हमें नेचुरली प्राप्त हैं, या जो हमें मिल जाने की संभावना बनती है कि यहाँ पर खुदाई किया जाएगा तो मिल जाएगा। वो सारे के सारे जो धरती के अंदर दबे हैं या महासागरों के अंदर में दबे हैं, वो सारे के सारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ आता है? तो इसमें बहुत सारी चीज़ आते हैं। जैसे कि कोयला देखें, पृथ्वी के अंदर में दबा पड़ा है तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अभी वर्तमान में चाइना में, भारत में कोयला का उत्पादन घट गया है, इसी कारण से बिजली बार बार कट रही है। और जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ये सारे के सारे भी क्या हैं? पेट्रोलियम पदार्थ में सारे डीजल, पेट्रोल, ये सारे तो बाद में रिफाइन करके बनाया जाता है रिफाइनरीज में, लेकिन जो निकलता है वो क्या होता है? पेट्रोलियम पदार्थ होता है। पेट्रो मतलब होता है चट्टान, ऑयलियम मतलब होता है तेल। यानी ऐसे तेल जो खनिज चट्टानों के बीच में पाया जाता है उनको बोलते हैं क्या? पेट्रोलियम। पेट्रा धन ऑयलियम, ठीक है। अब परंपरागत ऊर्जा में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और एक है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। अब भारत में कोयला से सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन किससे होता है? कोयला से होता है। और कोयला जो है ये वायु प्रदूषण को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारक है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम धीरे धीरे करके, क्योंकि इकट्ठा हम कोयला से किसी दूसरे एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी पर हम शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मतलब 70-80% से ज़्यादा जो बिजली का उत्पादन होता है वो कोयले के माध्यम से होता है। तो इसका उत्पादन चलता रहे, यूज़ चलता रहे, लेकिन हम धीरे धीरे करके कटौती करते रहें और धीरे धीरे करके जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उसके ऊपर निर्भरता बढ़ाते जाएं। और दूसरा हम देख सकते हैं एक परंपरागत ऊर्जा, यानी कि हम इसको कह सकते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी इसको बोल सकते हैं। और दूसरा होता है रीन्यूएबल एनर्जी, यानी इसको रीन्यू किया जा सके, रोज रोज प्राप्त किया जा सके और रोज रोज यूज किया जा सके। वो होगा क्या? गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, यानी कि हम कह लें इसको रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी इसमें क्या होगा? जैसे बायोमास एनर्जी,
और समुद्री बायोमास एनर्जी से 110 मिलियन टन जो है एनर्जी प्रति वर्ष उत्पादन करने की क्षमता है। इसी प्रकार से गोबर गैस से हम बायोमास एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, मीथेन गैस से, ताकि चूल्हा वगैरह में हम यूज़ कर सकें उसका जलाने में। तो बायोमास एनर्जी हो गया। फिर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इसके अलावा पवन चक्की, तो पवन चक्की तो यही हो गया। फिर ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र में अनेक प्रकार की लहरें चलती हैं, जो लहरें खूब तेज से उफान मारती हैं, ज्वार भाटा आता है तगड़ी वाली, तो उसके माध्यम से अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र में लहरें आती हैं जो मंद गति से चल रही हैं लहरें, तो लहरों के द्वारा जो ऊर्जा का उत्पादन होगा लहर ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा, लहर ऊर्जा समुद्र से निकल आई। इसी प्रकार से अगर देखें तो हम ऐसे हो सकता है ये सारे के सारे क्या, जल विद्युत, तो जल के माध्यम से जो एनर्जी निकलेगी जिसको पन बिजली परियोजनाएं कहते हैं, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, यानी कि पन बिजली परियोजनाएं, बड़े बड़े बांध बना करके उससे फिर टरबाइन में उसको डाल करके पानी खूब तेज से धारा बहे ताकि उससे एनर्जी को जनरेट किया जाए। तो पन बिजली परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन, ये सब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इन सब में सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या हैं? नंबर 1, इसकी जो टेक्नोलॉजी है यानी तकनीकी ज्ञान है वो जो है अभी उसमें प्रगति ठीक प्रकार से नहीं हो पाई है, इसमें काम करने की आवश्यकता है। नंबर दूसरी चुनौती ये है कि भारत में उचित कौशल का भी अभाव है जो इन सारे एनर्जी सेक्टर्स में काम करके उसको बढ़ा सकें। तीसरी चुनौती ये है पूंजी की कमी है, कहीं ना कहीं देखा जाए पूंजी की कमी है। चौथी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि इसका हम कैसे सबको बिजली, कैसे सबको एनर्जी प्रोवाइड कर सके। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जनसंख्या ज़्यादा है, डिमांड लगातार बना हुआ है, तो दिक्कत होती है, इतने सारी जनसंख्या को ध्यान नहीं दे पाता है। इसके अलावा देखा जाए तो जैसे सौर एनर्जी से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर लिए, लेकिन कुछ समय बाद वो पैनल तो ख़राब हो जाएगा। यानी कि इन सारे तरीकों का हम उपयोग करके, इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद ये सारे के सारे जिनके माध्यम से हम प्रोड्यूस कर रहे थे, बैटरीज हो गई, पैनल्स हो गए, वो सारे के सारे ख़राब तो होंगे ही। वो सब जब ख़राब होंगे तो वेस्टेज मटेरियल का एक अंबार लग जाएगा 10 साल, 20 साल बाद। तो एक बहुत बड़ी चुनौती उसके प्रबंधन की बन सकती है। ये भविष्यगत चुनौती है, अभी वर्तमान चुनौती नहीं है, क्योंकि वर्तमान में तो अभी काम ही नहीं हो रहा है इतना ठीक तरीके से, तो वर्तमान में चुनौती नहीं है, लेकिन भविष्यगत चुनौती हो सकती है इसके प्रबंधन की। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा के क्या लाभ हैं अगर उस पर दृष्टिपात करें तो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, यानी कि ऐसी ऊर्जा मिलती है जिससे प्रदूषण नहीं होता है या बहुत ही कम मात्रा में होता है, मतलब हम कहने के लिए कह रहे हैं, बाकी होता नहीं है, इससे प्रदूषण वाली समस्या नहीं होती। दूसरा, ये सस्ता होता है, ऐसा भी मानना है, ये लाभ है। तीसरा, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा मिल जाती है। चौथा, स्वच्छता यानी कि वायु प्रदूषण वगैरह समस्या से निजात मिलता है। फिर जीवन शैली तथा स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो ये कुछ इसके लाभ हैं। अब एक एक करके यदि हम देखें जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे कि कोयला की अगर बात करें तो कोयला की अगर हम बात करें तो कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त करके रेल इंजन के निर्माण में, लौह इस्पात कारखानों में इसका यूज़ किया जाता है। करोड़ों साल पहले कोयले का निर्माण पेड़ पौधों के अपघटित होकर दलदलों में जमने से हुआ है। यानी कि करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी में भूगर्भिक संरचनाओं में परिवर्तन हो रहा था, तो उस समय जो पेड़ पौधे थे तो वो जब पृथ्वी के अंदर दब गए तो उसी के वही समझ लीजिए कोयला बाद में जाकर के कालांतर में बन गया। तो जब करोड़ों साल पहले कोयले का निर्माण पेड़ पौधों के अपघटित होकर
दलदलों में जमने से हुआ, तो कैसे? गर्मी, दबाव और रासायनिक क्रिया, क्या? गर्मी, दबाव यानी दाब, ताप और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवाश्म यानी कि जीवों के अवशेष से कोयला और खनिज तेल बन गया। भारत में कोयले का विस्तृत भंडार है। कोयला 4 प्रकार का होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। 4 प्रकार का कोयला: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। भारत में कोयला क्षेत्र अगर देखें तो कहाँ कहाँ मिलता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आसाम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गोवा, यहाँ सब कोयला मिलता है। कोयला का यूज़ कहाँ पर होता है? तो रेल के इंजन बनाने में, कारखाने में, जहाज, रसोइयाँ में यूज़ होता है, सीमेंट में उर्वरक, फिर ताप विद्युत केंद्र और लौह इस्पात उद्योग में। अब खनिज तेल की अगर बात करें तो जो पंपिंग सेट, डीजल, रेल इंजन, मोटर कार डीजल तेल से चलते हैं। डीजल तेल, पेट्रोलियम खनिज तेल में देखें तो डीजल तेल होता है, पेट्रोल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पंपिंग सेट, डीजल, रेल इंजन और मोटर कार जो है डीजल तेल से चलते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो खनिज तेल अवसादी शैलों के छिद्रों में पाया जाता है। जो खनिज तेल है वो कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी शैलों के छिद्रों में पाया जाता है। यानी 3 प्रकार के शैल होते हैं: आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित या रूपांतरित शैल। तो आग्नेय शैल वह होता है जो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो अंदर से जो लावा निकला हुआ है उसका बिछाव हो जाता है, वो जो शैल यानी कि चट्टान होता है उसी को बोलते हैं आग्नेय शैल, कि अग्नि से बना हुआ शैल। फिर अवसादी शैल वह होता है कि जब वही आग्नेय शैल ऊपर जमा हो गया तो धीरे धीरे कालांतर में हवा, पानी इत्यादि के माध्यम से आग्नेय शैलों में थोड़ा थोड़ा कह लें कि अवसादन होता रहता है, कटाव छटाव होता रहता है, जिससे जो नई प्रकार की शैल बनती है वो अवसादी शैल हो जाती हैं। तीसरा कायांतरित यानी रूपांतरित शैल होता है कि जिसका रूप ही बदल जाता है। यानी कि अवसादी शैल जब जल वायु के द्वारा बहा करके लेकर जाती है तो एक जगह धीरे धीरे करके परत बना करके उसको पाटती जाती है, तो बाद में उसका दबाव हो करके या कुछ और कारणों से जो है दाब ताप के कारण से, रासायनिक क्रिया होने के कारण से वो अवसादी शैल का पूरा रूप ही बदल जाता है, जिसको बोलते हैं रूपांतरित शैल। तो खनिज तेल जो है वो अवसादी शैलों के क्षेत्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। खनिज तेल को पानी की तरह सीधे प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए खनिज तेल को साफ करने के लिए शोधनशालाएं बनाई जाती हैं। बात करें खनिज तेल कहाँ पाया जाता है, तो ये असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई हाई अरब सागर में और राजस्थान में भी खनिज तेल पाया जाता है। आर्थिक महत्व ये है कि यातायात के साधन, जहाज, मशीनें चलाने और रोशनी करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस देखें तो प्रायः प्राकृतिक गैसें खनिज तेल यानी पेट्रोलियम के साथ ही कुओं के भीतर प्राप्त होती हैं। तो प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम के साथ में ही कुओं में प्राप्त होती है। ज़्यादातर प्राकृतिक गैस क्षेत्र स्थल एवं सागर महासागर के तलीय भागों में मिलते हैं। जो प्राकृतिक गैस है कहाँ मिलते हैं, तो ज़्यादातर देखा जाए तो जो स्थल और सागर के तलीय भाग हैं, नीचे खोद करके वहाँ पे प्राप्त होते हैं। यह गैस कुओं से मशीनों द्वारा निकाली जाती है, कुआं खोद करके मशीनों द्वारा निकाली जाती है प्राकृतिक गैस। इसका उपयोग ऊर्जा के विभिन्न रूपों में किया जाता है, जैसे कि गैस चूल्हा जलाने में, बिजली के उत्पादन में, मोटर इंजन चलाने में यूज़ होता है। जो प्राकृतिक गैस है उसको यदि परिवहन करना है, दूसरे स्थान पर भिजवाना है, तो कैसे भिजवा सकते हैं? प्राकृतिक गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइपलाइन एवं गैस सिलेंडरों द्वारा भेजी जाती है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऐसे जीवाश्म शक्ति के साधन हैं जो अनवीकरणीय होते हैं। यानी अनवीकरणीय मतलब जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सके, यानी कि कालांतर में जिसके समाप्त होने की संभावना बनी रहती है और उसके पुनर्निर्माणीकरण की प्रक्रिया कई सालों के बाद होगी, उसको बोलते हैं क्या? अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत। यानी एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, फिर कब बनेगा? लाख साल, 2 लाख साल के बाद बनेगा। तो इनका प्राकृतिक गैस का अधिक उपयोग करने से निकट भविष्य में इनके समाप्त हो जाने की संभावना है। अतः हमें शक्ति के वैकल्पिक साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करना होगा। फिर जल विद्युत शक्ति देखें तो कोयला की ढुलाई महंगी पड़ती है, जानते हैं कि कोयला की ढुलाई महंगी पड़ती है। खनिज तेल भी देश की मांग एवं खपत से कम उत्पन्न होता है, इसलिए देश में जल शक्ति का विकास किया गया है।
तो जल शक्ति का इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि भाई कोयला महंगा पड़ता है, इस कारण से। अब वो देखें पावर हाउस क्या होता है। पावर हाउस में पावर का उत्पादन होता है। जाहिर सी बात है, बांध के नीचे जो बांध बनाए जाते हैं बड़े बड़े, तो बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगा करके उस पर जल को गिराया जाता है, जो टरबाइन बोला जाता है इसे। तो बांध बना दिए, फिर बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगा करके उस पंखे के ऊपर जल गिराएंगे तो पंखा घूमेगा, जल को गिराया जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ दिया जाता है। टरबाइन की धुरी जो है पंखा से जोड़ दी गई है। अब पंखों पर जल धारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। अब पंखे जितनी तेजी से चलेंगे बिजली उतनी ही अधिक पैदा होगी, क्योंकि इन पंखों की धुरी से बिजली पैदा करने वाली मशीन का संबंध होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। तो फिर से देखें, तो बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगा करके उस पर जल को गिराया जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ दिया जाता है। इन जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन एक मशीन होता है, टरबाइन की धुरी को जो है पंखा से जोड़ दिया गया है। अब पंखा पर जल गिरेगा तो पंखा घूमने लगेगा, तो टरबाइन में जो है एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। पंखे जितनी तेजी से चलेंगे बिजली उतनी ही अधिक पैदा होगी, क्योंकि इन पंखों की धुरी से बिजली पैदा करने वाली मशीन का संबंध होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। देखें, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, रिहंद बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल, फिर दामोदर, बारामूला, मयूराक्षी, ये सब बांधों की स्थिति आप देख सकते हैं। बिजली की आवश्यकता बहुत जगह पड़ती है, जैसे कल कारखानों में, घरेलू उद्योग धंधों, कृषि, घरेलू उपयोग के लिए बिजली का यूज़ होता है। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो वैकल्पिक ऊर्जा का एक अन्य प्रमुख स्रोत है। वैकल्पिक ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है परमाणु ऊर्जा। इस ऊर्जा को हम परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करते हैं। परमाणु ऊर्जा को परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? तो यूरेनियम है, थोरियम है। यूरेनियम और थोरियम परमाणु से जो है परमाणु ऊर्जा मुख्य रूप से प्राप्त की जाती है। हमारे देश में देखें तो झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में यूरेनियम के भंडार हैं। यूरेनियम के भंडार कहाँ पर हैं? तो झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में यूरेनियम के भंडार हैं। केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है। थोरियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो केरल के तट पर पाए जाने वाली मोनाजाइट बालू, क्या मोनाजाइट बालू कहाँ पर पाया जाता है? केरल में। तो मोनाजाइट बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है, जिससे परमाणु ऊर्जा प्रोड्यूस की जाती है। अब जैसे अणु शक्ति बनाने में एवं कह लें कि अणु शक्ति बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र देखें तो लिस्ट इसकी देखें। तारापुर में, महाराष्ट्र तारापुर में है। क्या ये सब परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है? परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ? महाराष्ट्र के तारापुर में, राजस्थान के रावतभाटा में, तमिलनाडु के कलपक्कम में, उत्तर प्रदेश के नरौरा में, गुजरात के काकरपारा में, कर्नाटक के कैगा में, तमिलनाडु के कुडनकुलम में। तो तमिलनाडु में देखें तो 2 हैं, कलपक्कम, कुडनकुलम। तो फिर से तो 1 2 3 4 5 6 7 हैं परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ सब हैं। तो महाराष्ट्र में क्या है? तारापुर, राजस्थान में रावतभाटा, तमिलनाडु में कलपक्कम और कुडनकुलम, और फिर उत्तर प्रदेश में नरौरा, गुजरात में काकरपारा, कर्नाटक में कैगा। अब देखें तो भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ हुई थी। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 10 अगस्त 1948। 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। और भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। तो फिर से 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना। तो एक है परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 और परमाणु ऊर्जा विभाग 1954। परमाणु शक्ति के विकास में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान सराहनीय है। सौर ऊर्जा में देखें तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। फिर से सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं। हम सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर आदि चलाते हैं। सौर ऊर्जा जो है स्वच्छ ऊर्जा का एक स्रोत है। सौर
ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान 4 गीगावाट से बढ़ा करके 100 गीगावाट करना भारत जलवायु कार्य योजना 2030 का लक्ष्य है। भारत जलवायु कार्य योजना 2030 का लक्ष्य क्या है कि सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया जाए। फिर एक है पवन ऊर्जा। तो भारत के सागर तट, भारत के जो सागर हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो तट के किनारे बने हुए सारे महासागर हैं, 6100 किलोमीटर लंबी हमारी तट रेखा है। तो वहाँ से पवन ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। जैसे गुजरात में, तमिलनाडु में खूब इसकी क्षमता है पवन ऊर्जा के। तो भारत के सागर, तटवर्ती क्षेत्रों एवं नदियों के किनारे के भागों में जहाँ तेज और लगातार हवाएं चलती हैं, वहाँ पनचक्कियों के समूह लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है। फिर से भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्यों में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ पे देखें जो लिस्ट कुछ बना हुआ है, जैसे कि सौर ऊर्जा में क्या है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है सौर ऊर्जा का, तो वाटर हीटर, बिजली उत्पन्न करने वाले यंत्र, सोलर पैनल, स्थान गर्म करने के लिए, मत्स्य पालन के विकास में, वातानुकूलन में, प्रशीतन में, इन सब का यूज़ होता है सौर एनर्जी का। सौर प्रकाश वोल्टीय तकनीक के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। फिर से सौर प्रकाश को वोल्टीय तकनीक के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान यूएसए, स्पेन, जर्मनी, चीन के बाद 4वें स्थान पर है। यानी यूएसए, स्पेन, जर्मनी, चीन, ये तो 4 देश हो गए। तो 5वें स्थान पर अपना भारत आता है पवन ऊर्जा में। पवन की गतिज ऊर्जा को कम से कम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। तो पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से बदल दिया जाता है। तटीय राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल सबसे उपयुक्त स्थान होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हवाएं आराम से बहती रहती हैं। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र सबसे लंबा गुजरात में है। देश में सबसे अधिक पवन टरबाइन तमिलनाडु में है। और पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र जो है कहाँ पर है, चेन्नई में है। पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है, चेन्नई में। सागरीय ऊर्जा, ओशन एनर्जी, इसका सबसे अच्छा स्थान क्या है, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, हुगली, ज्वार, नदमुख, भारत में ये सीमित है सागरीय ऊर्जा। फिर जैव ऊर्जा में देखें तो बायो एनर्जी, यह तकनीक वायु रहित जैव पदार्थों के अपघटन यानी सड़न पर आधारित है, जिसके द्वारा गैस उत्पन्न की जाती है। इसका उपयोग क्या है, तो गैस का उपयोग खाना पकाने, रोशनी आदि के लिए किया जाता है। फिर जैव एनर्जी से इस प्रक्रिया में बचे हुए गारे का उपयोग खाद के रूप में भी किया जाता है। फिर भूतापीय ऊर्जा क्या है, जियोथर्मल एनर्जी, उत्तर प्रदेश में बायोगैस उत्पादन की सबसे अधिक क्षमता है। उत्पादन में सबसे अग्रणी महाराष्ट्र, 74% का उत्पादन भूतापीय एनर्जी से महाराष्ट्र में किया जाता है। तो ये था कुछ एनर्जी के बारे में बातें।